दादू मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलूँ क्या? हानिया ने नीलम और हादी के बारे में बात करने के लिए सोचा। मैं घर में सबसे करीब वो दादू से ही थी। इनसे वो अपने दिल की हर बात बहुत आराम से कर लिया करती थी। बोलो मेरी जान, पूछने कब से लगी हो तुम? दादू के प्यार से बोलने पर हानिया बोलने ही लगी थी कि हादी धड़ाम से कमरे में आ गया। लो जी, आप दोनों यहाँ हो? हादी जोश से बोला, नहीं हम मार्स पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तुमने हमें ढूंढा कैसे? हानिया ने फौरन ही जवाब दिया। हादी और दादू दोनों हानिया को देख रहे थे, क्योंकि हानिया कभी किसी को फट से जवाब नहीं देती थी। दोनों की नज़र खुद पर देख के हानिया सटपटा गई। सॉरी, आप लोगों को मेरा यूँ बोलना बुरा लगा क्या? हानिया रूहान से लहजे में बोली। हादी का तो कहकमा ही निकल गया। लो जी, हम यहाँ हैरान हैं कि हानी मैडम भी लोगों को जज करना जानती हैं और आप हैं क्या डर गई? हादी की बात पर दादू भी मुस्कुरा दी। बेटा, हमें क्यों बुरा लगेगा, बल्कि अच्छा लगा। धीरे धीरे ही सही तुम अपने खौफ से बाहर आ रही हो जिंदगी की तरफ, और ये तब्दीली बहुत भली लग रही है हम सबको। दादू ने प्यार से हानिया के सर पे हाथ फेर कर कहा, हाँ जी, और लगता है ये तब्दीली मेरी वजह से आ रही है। हादी फर्जी कॉलर उठा के बोला तो हानिया बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी ये तब्दीली तो किसी और की वजह से थी। अच्छा हानि बेटा, बोलो, तुम कुछ बोल रही थी। कुछ नहीं दादू, हम बाद में बात करेंगे। हानि ने दादू को टाल दिया। हाथी के सामने फिलहाल वो बात नहीं कर सकती थी। चलो फिर बाहर चलें, सब मॉम ने बुलाया डिनर के लिए। हादी ये बोल के बाहर चल दिया। हानि दादू को लिए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने वजात बहुत लाइट फील कर रहा था। डिनर का टाइम हो गया था तो वो नीचे चल दिया। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ आलिया बेगम और शान साहब ही बैठे थे। वजात ने इन दोनों को सलाम किया और आज भी वो आलिया बेगम के बराबर में जाकर बैठ गया, ताकि हानि आज भी इसके साथ ही बैठे। खैरियत बेटा जी, बहुत प्यार नहीं आ रहा आपको अपनी मॉम पर? शान साहब शरारती अंदाज में बोले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप डैड? वजात हैरानी से शान साहब को देखने लगा। कुछ नहीं, तुम कभी अपनी मॉम के साथ बैठते नहीं थे ना? क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें मीम्स बॉय मम्मीज़ बॉय ना कह दे। शान साहब हंसते हुए बोलने लगे तो वजाहत भी मुस्कुरा दिया। क्या डैड, आप भी ना कुछ भी? वजाहत को इतने अरसे बाद मुस्कुराता हुआ सब देख रहे थे। हानि भी दादू को लेकर आए तो वजाहत को मुस्कुराता देख रही थी। भूरी आंखों में अलग ही चमक थी जो सबने महसूस की थी। वो खूबसूरत था, मगर हंसते हुए वो किसी का भी दिल पे ईमान कर सकता था। हानि ने भी इस वक्त अपनी एक बीट मिस की थी। कितने मसूर कर देने वाली मुस्कुराहट थी शख्स की, जो मुसलसल अपने डैड से बात करते हुए अब कहकमा लगा रहा था। हादी और नीलम भी डाइनिंग हॉल आ गए थे। इन दोनों के आने से पहले हानिया वजहात के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई थी। सबके आने के बाद सबने खाना शुरू किया तो वजाहत ने अपनी प्लेट में खाना डालने से पहले हानिया को सर्व किया और फिर अपनी प्लेट में डालने लगा। सभी घर वालों ने तब्दीली देखी, मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आज खाना सभी ने बहुत खुशगवार माहौल में खाया, क्योंकि आज वजाहत भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और सबसे बढ़ चढ़ कर बात कर रहा था। हॉल में बैठे सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। मौजू हूर मैडम थी। सब इसकी बढ़ती हुई शरारतों के बारे में बता रहे थे। हूर सबको हंसता देखकर खुद भी ताली बजा बजा कर सबका दिल लुभा रही थी। हानिया नीलम से कोई बात कर रही थी और हूर इसे बुला रही थी ए करके, मगर हानिया ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो हूर ने इसे मम्मा कहकर बुलाया। अब जब इसने बोलना शुरू किया तो बोलती गई, माँ 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 मम्मा मम्मा। हूर की मीठी सी आवाज़ सुनकर सभी खामोशी से सुनने लगे। हूर 9 माह की होने वाली थी। वो ये लफ्ज़ बहुत लेट बोल रही थी। उमूमन बच्चे मम्मा पापा 6 या 7 माह में बोल देते थे, मगर हूर एक तो प्री मैच्योर बच्ची थी, ऊपर से बचपन में बहुत बीमार रहती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि बोलना और चलना शायद लेट शुरू करे, मगर 9 माह में ही इसने बोला, और बोला भी मम्मा, वो भी हानिया को। मम्मा बोल के वो हानिया से लिपट गई। हानिया और वजह को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इनकी बच्ची ने बोलना शुरू किया। वजह सोफे से उतरकर नीचे घुटनों पर बैठा होने को हानिया की गोद से हूर को लिया और उसे ढेरों प्यार किया। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। किसी को भी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि वो बोलेगी। घुटने घुटने चलना भी इसने 7 माह में सीखा था, जबकि बच्चे तो 5-6 माह में घुटने चल जाते थे। वजात ने हूर को प्यार किया और हानिया को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्यों रो रही थी। शायद उस खुशी से महरूम थी जो अब इसे मिल रही थी। किसी और की औलाद ने इसे माँ का दर्जा दिया। पहले वजाहत ने इसे अपनाया, फिर अब हूर ने इसे माँ कहा। हाने का दिल करता वो अभी सजदा रेस हो जाए, शुक्र अदा करे अपने रब का, जिसने अगर इसे दुख दिए थे तो अब इसकी सोच से भी बढ़कर खुशियाँ दे रहा था, जिसकी शायद ही वो काबिल थी। सब अपनी अपनी खुशी बांट रहे थे और हानिया तो मानो किसी गहरी सोच में थी। वजाहत ने इसके हाथ पे हाथ रखा तो उसका सट्टा टूटा। रो क्यों रही हो?
वजाहत हानिया के आंसू साफ करते हुए बोला। वो खुशी में ये बात ही भूल गया कि सब ख्याल वाले वहीं मौजूद थे और इन तीनों को ही देख रहे थे। हुर वजाहत की देखा देखी हानिया के चेहरे पे हाथ फेरी थी, जैसे वो भी आंसू साफ करना चाहती हो, चूँकि वजाहत साफ कर चुका था। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। हानिया ने वजाहत को अपने साथ घुटनों पर बिठाया तो सब टटा गई। हानिया को देखकर वजाहत को भी अपना एहसास हुआ और वहाँ से उठकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दादू ने अपने घर वालों को इतना खुश देखकर अपने आंसू साफ किए और आलिया बेगम से कहा, सबका मुंह मीठा करवाएं। आज वाकई में बहुत अरसे बाद इस घर में खुशियाँ आई थी। हानिया हूर को गोद में लिए बैठी थी और उसे बार बार कहती कि बोलो मम्मा, और हूर भी इसे देख के बोले जा रही थी। थोड़ी देर पहले इसने अपनी मम्मी, बाबा, फाखिर सबको कॉल करके बताया था कि हूर ने सबसे पहला लफ्ज़ बोला और इसे मामा बोला। सब लोग सुन के बहुत खुश हुए। रात का 1 बज रहा था, मगर इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि माँ बेटी का सोने का कोई इरादा है। दरवाज़ा किसी ने नॉक किया तो हानिया ने इसे अंदर आने का कहा। आने वाला वजह था, जो शायद पहली बार नॉक कर कर आया था। आप कब से दरवाज़ा नॉक करने लग गए? हानिया ने हैरत से वजाहत से सवाल किया। मैंने सोचा माँ बेटी को डिस्टर्ब ना कर दूँ, इसलिए नॉक करना बेहतर समझा। वजाहत के अंदाज पर हानिया मुस्कुरा दी। वजह चलता हुआ बेड पर आकर एक करवट लेट गया, सर हाथों पर टिकाया, नजरें हानिया के चेहरे पर मरकूज की। एक बात पूछूं? वजाहत ने कुछ सोच कर कहा। तुम बाहर सकते में क्यों बैठी थी? वजाहत ने इसके हिम कहने पर सवाल किया। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर मुझे इस बात का भी डर था कि आपको बुरा ना लगे। हूर आपकी बेटी है, पर इसने मुझे मम्मा कहा तो मुझे लगा आप बुरा मानेंगे। हानिया थोड़ा डरते हुए बोली। इसे वजाहत का रवैया याद आने लगा, जब वो आयरलैंड से वापस आया था और हूर का इसके पास न जाना इसे बहुत बुरा लगा था। फिर वजाहत ने हूर का सारा गुस्सा हानिया पर निकाला था। हानिया का डरा हुआ लहजा सुन के वजाहत इसकी सोच को पढ़ चुका था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मगर मैं गलत था। जो किया वो भी गलत था। वो जितनी मेरी बेटी है, इतनी तुम्हारी भी है, या यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हूर पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। तुमने इसे संभाला, इसका ख्याल रखा, रातों को जागी, नींदें खराब की, दिन रात इस पर सर्फ कर दिए, और लबों से तुम्हारे उफ भी ना निकला। नूर अगर जिंदा होती तो ये सब कभी ना करती। ऐसी थोड़ी मैंने पहली नज़र में तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुना। तुम्हारे अंदर मैंने अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी थी, एक अनजानी अनजानी तड़प देखी थी। और वैसे भी अब तुम्हारा जितना हक हमारी बेटी पर है, इससे कहीं ज़्यादा हक बेटी के बाप पर है। आखिरी बात पर वजाहत ने खासी शरारती लहजे में कही। हानि जो मबहूत होकर वजाहत की बातें सुन रही थी, अब इसके शरारती अंदाज पे सुर्ख हो गए। वजाहत इसे ही देख रहा था। हानिया का सुर्ख होता चेहरा देखकर दिल किया कि छू ले, मगर जैसे ही वजाहत ने हाथ आगे बढ़ाया बढ़ाया हूर ने वजाहत का हाथ पकड़ लिया। वजाहत जो शौक हो रहा था हूर की इस हरकत पर, हैरत से देखने लगा। हानिया का वजाहत की शक्ल देखकर एकदम कैंक में निकल गया। वो होंकों की तरह हूर को देख रहा था, जब वजाहत को हाथ पकड़ के इस हाथ पर बैठ गई थी। हानिया को मुस्कुराता देखा वजाहत भी हंसने लगा। तुम्हें पता है, दादू ने जब मेरे रूम में काम करवाया था तो तुम्हें मेरे बराबर वाले रूम में शिफ्ट होने का क्यों कहा था? वजाहत ने अब हानिया का हाथ थाम के बोला। हूर को खिलौने देकर वो उसे अपने और हानिया के बीच से हटा चुका था। हाँ, कहा तो था, मगर आप इस वक्त मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। मेरा आपके बराबर वाले कमरे में रहना कहाँ बर्दाश्त करते? हानिया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। वजाहत ने एक बार फिर इसका हाथ थामा और उसे धमकी भी दी, अगर इसने दोबारा हाथ छुड़ाया तो इसका हाथ अपने हाथ के साथ ही बांध देगा। हानिया इसकी बात पर हैरत से देखने लगी। छोड़ो इस बात को, तुम्हें पता है दादू ने वही कमरा क्यों चुना तुम्हारे लिए? वजाहत ने फिर हानिया से सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। हानिया ने मासूमियत से कहा। इस कमरे में एक दरवाज़ा है जो कि मेरे कमरे में आने का रास्ता है। दादू चाहते कि हम साथ में रहें, तो अब जल्द ही तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओगी और बराबर वाले कमरे में हूर का कमरा होगा, ताकि हम साथ में रहकर अपनी बेटी का भी ख्याल रखें। वजाहत ने बोलते हुए हानिया की गोद में सर रख लिया। हानिया दिल में सोचने लगी, ये लाड साहब बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आ रहे। वजाहत भी इसे यूँ तकता हुआ पाकर दिल में हंसने लगा। वो जानता था हानिया क्या सोची होगी इसके बारे में, मगर फिक्र किसको थी। हूर ने जब खिलौनों से खेलते हुए वजाहत और हानिया को देखा तो खिलौने फेंक कर हानिया के पास आई और वजाहत को अपने नन्हे हाथों से हटाने लगी हानिया की गोद से। वजाहत जैसे उठा, हूर खुद मामा मामा कहकर हानिया की गोद में लेट गई। मुझे लगता है मुझे पेरिस से अपनी गुड़िया को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही मुझे अपनी मम्मा से दूर करेगी तो। वजाहत ने शरारत से कहता हुआ हूर को प्यार करके जाने लगा, मगर फिर वापस आया और प्यार से हानिया का गाल चूम कर चला गया, जबकि हानिया अपने गाल को छूकर वजाहत को जाता हुआ देखती रह गई। कितना प्यारा शख्स है ये, जो अपनी हर अदा से मुझे
یہ احساس دلاتا کہ ان کے دل میں میری کیا اہمیت ہے۔ ہانیہ سوچ کر مسکرا دی۔ صبح صبح ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی۔ حور عالیہ بیگم کے پاس تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر ہانیہ مسکرا رہی تھی۔ گالوں پر ابھی بھی سے وجاہت کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے خوبصورت لمحوں کے بارے میں تو کبھی ہانیہ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ رشتہ تو بس ایک مجبوری کے تحت ہی جڑا تھا۔ وجاہت کمرے میں آئے تو دیکھا حور کمرے میں موجود نہیں تھی اور ہانیہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ نظریں نیچے کی، اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان تھی۔ وجاہت نے دروازہ لاک کیا اور دبے قدموں سے آگے بڑھ کر پیچھے سے ہانیہ کو اپنے سائے میں لے لیا۔ اس اچانک عمل پر ہانیہ ڈر سی گئی۔ وہ چلا جاتی کہ وجاہت نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہوں مس بے وقوف، وجاہت نے ہانیہ کے کان میں کہا تو ہانیہ آئینے میں وجاہت کا عکس دیکھ کر مسکرا دی۔ مس بے وقوف نہیں، مسز اکڑو۔ ہانیہ نے آئینے میں وجاہت کو دیکھ کر کہا۔ وہ کیسے بھلا؟ میں اکڑو ہوں کیا؟ وجاہت نے بھی ہانیہ کو آئینے میں ہی دیکھ کر کہا۔ جی بالکل، آپ بہت بڑے اکڑو ہیں، یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ ہانیہ بول ہی دیتے کہ وجاہت نے اس کے کان کی لو چوم لی جس میں اس نے نازک اور خوبصورت سی بالیاں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کہہ دیا کافی ہے۔ وجاہت نے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتار کر کہا۔ اچھا چلیں ہٹے اب ورنہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا ہمیں اوپر بلانے۔ ہانیہ نے وجاہت کی گرفت سے نکلنا چاہا تو وجاہت نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ مجھے نہیں مسز اکڑو، آپ کو بلانے آئے گا کوئی، اور سوچو کوئی اوپر آیا اور ہمیں اس رومانٹک انداز میں دیکھ لیا تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ وجاہت کے مذاق پر ہانیہ گھبرا گئی۔ ہانیہ کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کے وجاہت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈرپوک ہو یار تم بہت، وجاہت نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت برے ہیں آپ، ہانیہ نے روٹنے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے مجھے برا کہا تو اچھا نہیں ہوگا، سوچ لو، وجاہت نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہانیہ نے اب تپے ہوئے انداز میں کہا۔ وجاہت بغیر کچھ بولے ہانیہ کو گدگدی ٹکل کرنے لگا۔ وجاہت کے گدگدانے پر ہانیہ ایک دم اچھل گئی۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز پلیز یہ نہ کرو، ہانیہ وجاہت سے التجا کرنے لگی۔ جبکہ ہلکا سا گدگدانے پر ہانیہ کا ری ایکشن دیکھ کے وجاہت کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ تمہیں گدگدی ہوتی ہے؟ وجاہت نے اسی حیرت سے سوال کیا۔ بہت زیادہ، ہانیہ نے وجاہت سے اور فاصلہ قائم کر کے کہا۔ گہرا سانس لے کے وجاہت نے دھیمی آواز میں خود سے کہا۔ وجاہت عالم تیرا کیا ہوگا، رب خیر ہی کرے۔ وجاہت کو بڑبڑاتا دیکھا ہانیہ سے گھورنے لگی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کچھ بولا آپ نے مجھے؟ کچھ نہیں، میں یہ بولوں گا بس اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہو رہا ہوں۔ ہانیہ کو وجاہت کی بات سمجھ نہیں آئی مگر آگے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کہیں پھر سے گدگدانے نہ لگ جائے۔ ہانیہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ وجاہت ہانیہ کے بارے میں سوچ کر ہنسنے لگا۔ پاگل ہے یہ مسز اکڑو ہے میں اکڑو ہوں، خود سے بولتے ہوئے وجاہت خود سے سوال کرنے لگا۔ ہانیہ دادو سے نیلم اور ہاتھی کی بات کرنا چاہتی تھی مگر اسے کل موقع ہی نہ ملا اور تو سوچا اب جا کر بات کر لوں۔ ہانیہ جان ہی لگی تھی کہ اس کے سیل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہانیہ نے دیکھا تو اسکرین پر وجاہت کا نام جگمگا رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے ہانیہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان تھی۔ آپ کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا اور کال بھی کر لیا آپ نے؟ ہانیہ نے بغیر وجاہت کو بولنے کا موقع دیا خود بولنے لگی۔ بولنے دو گی مجھے؟ وجاہت کی سنجیدہ آواز سن کے ہانیہ بھی خاموش ہو گئی۔ جی میں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ پیرس کا ویزا اپروو ہو گیا ہے، کل شام کی فلائٹ ہے تو 2 بجے تک ریڈی رہنا، حور کے لیے شاپنگ کر لیں گے اور تمہارے لیے بھی وہاں کافی ٹھنڈ ہے تو اسی حساب سے کپڑے لیں گے۔ وجاہت بول کے خاموش ہو گیا مگر ہانیہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ کچھ بولوں گی یا میں کال کاٹ دوں؟ وجاہت کی آواز پہ ہانیہ سے رتا بولی۔ میں کیا کہوں، آپ نے جو بتانا تھا بتا دیا، میں نے سن لیا، ٹھیک 2 بجے تک ریڈی رہوں گی، حور کو بھی ریڈی رکھوں گی۔ ہانیہ کے اداس لہجے سے وجاہت کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ وہ ایسا ہی تھا، کام کے وقت اس میں خود بخود سختی آ جاتی تھی۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ ایک بات بولوں؟ ہانیہ نے وجاہت سے کہا۔ ہاں بولو۔ کہ ہم نیلم کو لے لیں اپنے ساتھ، اس کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ پھر اکیلے بور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے بھی بول دو ریڈی ہونے کے لیے۔ ہانیہ کی بات سن کے وجاہت کے چہرے پر فخر کی لہر تھی۔ اپنی پسند پر سے فخر تھا جو کہ اب اس کے دل پر راج کر رہی تھی۔ اس کی یہی ادا ہے تو وجاہت کو بھانتی تھی کہ وہ خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ ہانیہ کال کاٹ چکی تھی مگر وجاہت موبائل کان سے ہی لگایا ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہو گیا کال کب کی کٹ چکی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر آفس میں کوئی وجاہت عالم کو ہنستا ہوا دیکھ لیتا تو وہ خود کی نظروں پہ یقین ہی نہ کرتا۔
वजाहत ने 2 बजे घर से हानि और फिर नीलम को पिक कर लिया। शॉपिंग मॉल में उन्होंने सबसे पहले हूर के लिए शॉपिंग की। वजाहत और हानिया को जो भी हूर के लिए पसंद आया वो लेते ही गए। हूर वजाहत की गोद में बुरी तरह उछल रही थी। इशारा साफ था कि इसे नीचे छोड़ दिया जाए, मगर वजाहत इसे बहुत मुश्किल से थामे हुए था। मशहूर ब्रांड के आउटलेट पर जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो हानिया सिर्फ नीलम के ही लिए कपड़े देख रही थी। वजाहत ने जब इसे टोका तो उसे सहूलत से बहाना बना के इनकार कर दिया। वजाहत समझ गया आज भी हानिया इसके पैसों से कुछ नहीं लेगी। गुस्सा इस वक्त वजाहत को बहुत आया, मगर वो खामोश रहा क्योंकि इस वक्त नीलम और हूर साथ में थे। मगर गुस्सा तो निकालना था ना। फिर क्या हुआ, जो भी चीज़ वजाहत को समझ आई वो लेता गया। इसमें सैंडल, ड्रेसेस और ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स सब शामिल था। नीलम की तो हंसी नहीं बंद हो रही थी, जबकि हानिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। माना वजाहत इसे पसंद करने लगा था, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो तो अभी तक सही सलामत था। उसके मुताबिक आज भी हानिया को वजाहत पर या इसकी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं था। वजाहत ने हानिया के लिए जो अच्छा लगा वो सब लिया, फिर अपने और बाकी घर वालों के लिए भी इसने कुछ न कुछ ज़रूर लिया। अब वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। जब वजाहत हानिया, हूर और नीलम को पिक करने आया था तब इसका मूड काफ़ी अच्छा था, मगर अब तो चेहरे पर साफ साफ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। एक बार फिर हानिया को पहले वाला वजाहत लगा, जिसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। हानिया ने स्टिक के चंद ही निवाले ज़बरदस्ती खाए क्योंकि कोई बैंड नहीं था। वजाहत इसके ना खाने पर भी गुस्सा कर सकता था। खाने के दौरान ही वजाहत ने किसी को कॉल की थी, जिससे इसने कुछ मिनट बात की। थोड़ी दूर जाकर वापसी पर भी वजाहत एकदम खामोशी था। घर के पार्किंग एरिया पहुंच कर वजाहत ने नीलम से कहा कि हूर को ले जाए, हानि और मैं रात तक आएंगे। नीलम भी फ़ौरन ठीक है कहकर हानिया से हूर को लेकर चली गई। मुलाजमों ने गाड़ी से सारा सामान भी ले लिया और एक मुलाजिम ने वजाहत को एक पैकेट पकड़ाया, जिसे लेते ही वजाहत ने गाड़ी रिवर्स करके एक बार फिर रोड पर दौड़ा दी। हानिया ने तमाम कार्रवाई खामोशी से देखी। बोलने की तो जैसे इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने वजाहत इसे लेकर कहाँ जा रहा था। काफ़ी देर तक हानिया चुप ही रही, मगर जब इसका सब्र ना हुआ तो पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा डरते हुए हानिया ने ये अल्फाज अदा किए, दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। साफ टोक लहजे में कहा किया। इस जवाब के बाद हानिया ने और क्या कहना था, खामोश रही। मिस्टर अकड़ू तो आज कुछ ज़्यादा ही अकड़े हुए थे। समंदर किनारे वजाहत ने गाड़ी रोकी तो हानिया को भी उतरने का कहा। इतना हसीन मंजर देखकर हानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कई बार अपनी फैमिली के साथ बीच आ जा चुकी थी। कराची में तो वैसे बहुत से बीचेस थे जिसके अलग अलग ही पॉइंट थे, मगर हानिया की सोच में भी नहीं था ये पॉइंट। वो पूछना चाहती थी ये कौन सी जगह है, मगर वजह तो जैसे किसी भी बात करने के मूड में नहीं था। खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है, मिस्टर अकड़ू का तो मूड ख़राब ही रहता है, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं। हानिया दिल में सोचती जगह को देखकर मुस्कुरा दी। वजाहत ने हानिया को एक नज़र देखा, मगर नज़र दोबारा पलट ना सका। मामूल से हटकर आज हानिया ने कुर्ती के बजाय आज लेमन कलर की शेफून अनारकली फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल सादा थी, बगैर किसी भी चीज़ से लेस। हानिया की सुनहरी चमकती हुई रंगत पर लेमन रंग का एक अलग ही ताजगी बश रहा था। ऊपर से वो एक जगह को आंखें फाड़े लबों पे गहरी मुस्कुराहट ले आसपास देख रही थी। बच्चों जैसी मासूमियत देख के वजाहत का गुस्सा समंदर की ठंडी हवा में कहीं गुम हो गया। वो जानता था हानिया को समंदर और नेचर बहुत पसंद है। इसके कमरे में एक पेंटिंग थी जिसमें समंदर का किनारा बना हुआ था और सूरज गुरूब हो रहा था। वो पेंटिंग हानिया खुद ही लेकर आई थी शादी के बाद। हानिया अब आंखें बंद किए ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ वजाहत बस अपनी मिसेस अकड़ू को देखने का शुगल फरमा रहे थे। हल्की मुस्कुराहट के साथ वजाहत ने हानिया का हाथ थामकर इसका रुख अपनी तरफ किया। वजाहत के चेहरे पर मुस्कान देखकर हानिया ने भी सुकून का सांस लिया। शुक्र है आपका मूड तो अच्छा हुआ, मुझे लगा आज तो मैं गई काम से। हानिया ने वजाहत के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहा, तुम काम ही ऐसे करती हो कि बंदा गुस्सा न करे तो क्या करे। वजाहत अब धीमे लहजे में बोला, मैंने क्या किया भला? तुमने मुझे रोका था शॉपिंग सेंटर में तुम्हारे लिए कुछ भी लेने से, तो अब कौन सा रुक गए, बल्कि डबल ट्रिपल चीज़ें ही ले ली होंगी। वजाहत का लाइट मूड देखकर हानिया ने अपनी भड़ास निकालनी चाहिए। एक बात बताएं, आपने कुछ कपड़े मुझे ऐसे लेकर दिए जो कि मुझे यकीन है कि पहनने तो देंगे नहीं। हानिया ने वजाहत को घूरते हुए कहा, कौन से कपड़े? मैंने तो तुम्हें कोई भी ऐसे कपड़े नहीं दिलाए जिसे पहनने से मैं मना करूँगा। वजाहत ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा आपने मुझे 4 पिंक कलर के ड्रेस लाए, जहाँ तक मुझे याद है पिंक कलर आपको मुझ पर बिल्कुल नहीं पसंद। दूसरा अपने फॉर्मल ड्रेसेस में मुझे 3 साड़ियाँ दिलाई, जबकि आपने ही मेरी साड़ी पहनने पर इतना गुस्सा किया था। इतना सारा कॉस्मेटिक का सामान ले लिया, जबकि ज़रा सी डार्क लिपस्टिक लगा लूँ तो आपको फ़ौरन से लाइट करवा देते हैं और धमकी भी क्या देते हो कि। हानिया तेज़ी से बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई कि क्या क्या। वजाहत ने हानिया का सुर पड़ता चेहरा देख कैसे छेड़ा कि बहुत डांटूंगा।
हान्या के जो मुँह में आया वो बोल गए, नहीं नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बोलते बजाज के चेहरे पे बड़ी शरीर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर हानिया यहाँ से फरार होने का सोचने लगी। मैंने क्या कहा था वो मुझे याद है, आई एम श्योर तुम्हें भी याद ही होगा। वैसे मुझे आज भी तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी गहरी लग रही है। वजह शरारत से ही बोल रहा था कि हानिया ने महसूस किया वजह की गिरफ्त इसके हाथ पर बहुत नरम थी। फौरन से अपना हाथ छुड़ाकर वो भागी पानी की तरफ। हानिया भागकर थोड़ी दूर गई और दूर जाकर इसने मुड़कर वजाहत को देखा, जो वहीं हैरत से खड़ा था। दूर से हानिया ने इसे मुंह चढ़ाया तो वजाहत भी इसके पीछे भागा। हानिया कितना तेज भाग लेती, वजाहत का मुकाबला कैसे करती। आखिरकार वजाहत ने इसे पकड़ लिया और बहुत खूबसूरत छोटी सी सजा भी दी। नीलम बेटा, क्या पूरा मॉल ही खरीद लिया तुम लोगों ने? दादू और आलिया बेगम हॉल में बैठे किसी बात में मसरूफ दिखाई दे रहे थे, जबकि हादी भी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आकर हॉल में बैठा दादू और आलिया बेगम के साथ बहस करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। नीलम इसे देखकर जहाँ थी वहीं जम गई, मगर जैसी ही आलिया बेगम पर इसकी नजर गई और फिर मुराद के हाथों में इतना सामान देकर वो पूछने लगी। वो नीलम की गोद में मचलने लगी। हाथी को देखकर तो नीलम ने चौंक कर हूर को देखा, फिर इसे नीचे उतार दिया। वो घुटने चलते हुए हाथी की तरफ भागी। इसमें आधे से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सामान हानि भाभी का है मम्मा। ना नीलम आलिया बेगम को बताते सबके साथ ही बैठ गई। वो बहुत थक गई थी, सीधे अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर हाथी को देखकर वो वहीं रुक गई। हैं, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? हानि ने ये सब लिया? दादू हैरत से नीलम से पूछने लगी। भाभी ने नहीं, ब्रो ने लिया ये सब सामान भाभी के लिए। नीलम ने हंसते हुए कहा। ये इनकलाब कैसे आ गया वजी में? हादी हूर को गोद में लेकर हैरत से सवाल किया। मैं और ब्रो भाभी के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड का ड्रेस देख रहे थे। भाभी ने वो लेने से मना कर दिया। बचपन किया था, ब्रो को गुस्सा आया, फिर जो इन्हें अच्छा लगा वो लेते ही गए। साथ में मेरा और हूर का भी भला हो गया। नीलम हल्का सा कैकमा लगाते हुए बोली, जबकि बाकी घर वाले भी वजाहत का हानिया की परवाह करना अच्छा लगा। हादी भी मुस्कुरा ही रहा था। बस अगर वो हानिया के बारे में इतना ना सोच रहा होता तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा चहक रहा होता और वजाहत को खूब छेड़ता। वैसे अम्मी, वजाहत कितना बदल रहा है ना। मुस्कुराने लगा है, सबसे खुश होके बात करने लगा है। सबसे बढ़कर वो हानि से बात भी करता है, इसके साथ खाना खाता है, और देखो इसके लिए इतनी सारी शॉपिंग की, साथ लेकर भी जा रहा है पेरिस। अम्मी, ये ख्वाब ही है ना? आलिया बेगम खुशी से अपनी सास से सवाल करने लगी। माशाल्लाह को आलिया, तुम्हारा बेटा सुधर रहा है। ये सब हानि की वजह से ही हो रहा है। मैं जानती हूँ शादी के बाद वो ज़िंदगी की तरफ फिर से लौट आएगा। वक्त लगेगा, जो कि लगा भी, मगर वो फिर से खुश रहना सीख गया। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, और इन सब में हानि ने बहुत सब्र से काम लिया। आलिया बेगम दिल में हानिया को दुआएं देती हुई बोली। आलिया, निकाह के बोल में बहुत ताकत होती है। दो लोग जो एक दूसरे से अनजान होते हैं, इन्हें अपना बना देती है। दादू ने खुशी से कहा। नीलम और हादी खामोशी से बस आलिया बेगम और दादू की बातें सुन रहे थे। वजह हानिया को लिए वहीं बीच पर एक कॉटेज नुमा खूबसूरत से घर में ले आया। वहाँ टेरिस से समंदर का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। हानिया का दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ से कहीं भी जाने का, जबकि वह जहाँ टेरिस पे रखी चेयर पर बैठा हानिया को ही देख रहा था। ये कितनी प्यारी जगह है ना? हानिया ने वजह से सवाल किया। बहुत। मैं जब जब डिस्टर्ब होता हूँ यहीं आ जाता हूँ, यहाँ आकर अच्छा लगता है। वजह हानिया को नज़रों में लेकर कहने लगा। बैठो, बात करनी है मुझे कुछ। वजह ने हानिया को चेयर पर बैठने का इशारा किया। हानिया वजाहत के सामने रखी चेयर पर बैठ गई। वजाहत ने थोड़ा आगे को झुका हानिया का हाथ थामा और गहरा सांस लेकर बोलने लगा। मुझे तुम पर गुलाबी रंग हद से ज़्यादा पसंद है। वो रंग वैसे भी किसी किसी पर जचता है, तुम इन लोगों में से एक हो। मगर तुम्हें पहनने से रोकता हूँ, वो भी बस बाहर पहनकर जाने से। घर में कभी नहीं टोकता। सोचो, मुझे इतना पसंद है तो और लोगों को भी तो पसंद आ सकता है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कोई तुम्हें देखे भी नज़र उठा के। रही बात साड़ी की, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मन ही नहीं कर रहा था कि तुम पर से नज़र हटाने का, मगर जैसे ही ये ख्याल दिल किया कि आया कि इतने लोग हैं पार्टी में, वो लोग भी तो तुम्हें देखेंगे, इसलिए तुमसे कहा कि चेंज करो जाकर। और वो साड़ियाँ भी हमारी प्राइवेट पार्टीज़ और स्पेशल दिन ही पहनोगी। वो तो बस तीन ही हैं, अगर वो अच्छी लगती लगती तो और लेता। जानती हो, नूर भी फॉर्मल ड्रेसेस में सबसे ज़्यादा साड़ियाँ ही पहनती थी, मगर हमेशा स्लीवलेस और डीप नेक के साथ पहनती थी, जिसका बैग कभी कभी नेट का होता था। घर वाले इसके पहनावे पर एतराज़ करते थे, मगर मैंने कभी भी इसे कुछ नहीं कहा। लोग इसकी तारीफ़ करते थे, मगर मुझ पर कोई असर नहीं होता था।
हम दोनों ने एक ही दूसरे को इसको स्पेस दी हुई थी। हम दोस्त थे और हाँ, शायद हमेशा दोस्त ही रहे, क्योंकि अगर हमारे बीच मोहब्बत होती तो मुझे भी इस पर कई एतराज़ात होते। ऐसा नहीं कि मैं टिपिकल सोच का बंदा हूँ जो 7 पर्दों में अपनी बीवी को छुपा कर रखे, मगर बस जब ये ख़्याल दिल में आता कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर किसी और ने देखा तो मुझे कैसा लगेगा। इसी सोच के आते ही मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये रिश्ता भले ही कागज़ी हो, मगर मेरे लिए अहम है और बहुत ज़्यादा अहम है। तुम पर रोक-टोक नहीं करना चाहता मैं, और ना ही मैं ऐसा बंदा हूँ, मगर पार्टी में एक आदमी को तुम्हारे बारे में बोलते सुना और ना चाहते हुए मुझे इसे सबक सिखाना पड़ा। हानिया जो दम साधे वजाहत की बात सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पे चौंक गई। कैसा सबक? हानिया के सवाल पर सिर्फ वजाहत मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, छोड़ो, क्या करोगी जानकर? मेरी बात मुकम्मल होने दो। वजाहत ने इसे सहूलत से मना किया और आगे बोलने लगा। मुझे ये लगने लगा था कि वाक़ई अब वक़्त आ गया कि हम एक-दूसरे को समझें, दिल से एक-दूसरे को कबूल करें। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो, जैसे मैं तुम पर करता हूँ। और मुझे लगा भी था कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती, क्योंकि जब-जब मैं तुम्हारे करीब आया, तुम्हारे चेहरे पर अनजानी सी खुशी देखी मैंने। मगर आज जो तुमने मॉल में किया, वो बहुत गलत था। मैंने कहा भी था कि मुझे कभी किसी चीज़ से मना मत करना, वरना सज़ा दूँगा। अब ट्रेलर तुम देख ही चुकी हो। सज़ा का आइंदा होशियार रहना, वरना मुझे ऐसी सज़ाएँ देना बहुत अच्छा लगता है। संजीदगी से बात करते-करते वजाहत ने एकदम से शरारती अंदाज़ अपनाया, जिसे देखकर हानिया नज़रें झुका गई। वजाहत ने इसका एक हाथ छोड़कर साइड पर रखी टेबल पर एक पैकेट उठाया। इसमें से कुछ पेपर्स निकाले और हानिया को थमा दिए। पेपर्स देखकर हानिया के हाथ काँप गए, क्योंकि वो इनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे। यही दीवार है ना हमारे बीच। मैंने ही तो मैंने ही तुम्हें ये पेपर साइन करने के लिए दिए थे। अब मैं ही कह रहा हूँ कि इन्हें फाड़ के फेंक दो। वैसे मैंने ये काम पेरिस में करने का सोचा था, जब हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते, मगर तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि ये काम अभी हो जाना चाहिए। क्या पता तुम मेरे साथ जाने से ही मना कर दो। आने की नज़र पेपर्स पे ही थी। आंसू लगातार इसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। वजह समझ गया कि वो ये नहीं कर पाएगी, इसलिए इसने वो पेपर हानिया के हाथों से लिए और उसे फाड़ कर हवा में फेंक दिए। वजाहत ने पेपर्स हवा में उछाल दिए, जो हवा के साथ दूर चले गए। हानिया को ऐसा लगा जैसे इसके दिल पे कोई कील थी जो निकल गई। बेयकीनी से इसने वजाहत को देखा, जो अब पुरसुकून होकर बैठा हुआ था। वजाहत ने घड़ी में टाइम देखा, जो कि शाम के 7 बज रहे थे। घर चलें क्या? हानिया को खामोश देखकर वजाहत ने हानिया को मुखातिब किया। हानिया ने बिना आवाज़ के ही सर नफ़ी में हिला दिया। वजाहत हानिया को नफ़ी में सर हिलाता देखकर मुस्कुराने लगा। ठीक है, कुछ वक्त और यहीं बैठते। मैं ज़रा करीम से कह दूँ। करीम वजाहत का मुलाजिम था, वो हमारे लिए खाना ले आएगा। वजाहत उठकर जाने लगा कि हानिया ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है। हानिया ने वजाहत की सवालिया नज़रों के जवाब में कहा, ठीक है, 5 मिनट तो रुको। वजाहत ने अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाना चाहा। नहीं, अगर आज नहीं बोलूँगी तो कभी नहीं बोल पाऊँगी। हानिया की आंखों में आंसू देखकर वजाहत वहीं बैठ गया। हानिया का हाथ इसने आप छोड़ा नहीं। सूरज गुरूब हो चुका था, हर तरफ अंधेरा छा रहा था। समंदर का खूबसूरत नज़ारा अब एक अलग ही अंदाज से सुकून बख्श रहा था। ठीक है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? वजाहत ने अब इसे बोलने को कहा। मैं आपको अपने बारे में सब बताना चाहती हूँ, अपने पास्ट, अपनी शादी और तलाक के बारे में, मगर मैं जानना नहीं चाहता। मैं कोई ऐसी बात जानना नहीं चाहता जिसे याद करके तुम्हें तकलीफ़ हो, और तुम्हें तकलीफ़ में देख मैं तकलीफ़ देने वाले को ही ना दुनिया की तकलीफ़ों से आज़ाद कर दूँ। वजाहत ने बहुत संजीदगी से कहा, प्लीज़ मुझे बोलने दें, और ख़ास कर आज। मैं नहीं चाहती कल को कुछ भी आप मेरे बारे में किसी के भी मुँह से कुछ भी सुने। वजाहत ने हानिया की बात सुनकर सर जज़्बात में हिला दिया। अपने माँ-बाप की मैं बहुत लाडली हूँ, और इससे भी कहीं ज़्यादा फ़ाखिर भाई मेरे लाड उठाते आए हैं। फिर भाई की शादी हो गई तो ईशा भाभी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। मगर भाई की शादी के बाद लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि पहले बेटी की शादी करते, फिर बेटे को निपटाते। मगर देखो ज़रा, जवान बेटी को घर में बिठाया हुआ है। ऐसी कई बातें हमें सुनने को मिली। फिर जब बाबा ने किसी सुना कि कहीं कोई इनकी बेटी में ऐब तो नहीं, तो बाबा को बहुत दुख हुआ। भाई की शादी के 3 साल बाद मेरे लिए प्रपोज़ल आया। वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे। माँ-बाप थे इनके घर में, 2 बहनें थीं और इनके बेटे मुअज़्ज़म। मुअज़्ज़म एक प्राइवेट कंपनी में मुलाज़मत करते थे। दिखने में काफ़ी भले थे, यानी कि शरीफ लगते थे। खाने ने जब वजाहत के तासुरात देखे, मुअज़्ज़म के ज़िक्र पर तो फ़ौरन शराफ़त वाली बात बोल दी। मैं 20 साल की थी, ग्रेजुएशन कर लिया था, मास्टर की तैयारी कर रही थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। मैं ना करना चाहती थी, मगर पापा की खुशी की खातिर हाँ कर दी और जल्दी शादी करके अपने घर चली गई।
मुअज़्ज़म के घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे थे, सिवाय मुअज़्ज़म के, वो तो शादी वाली रात घर ही नहीं आए थे। बाद में मुझे पता चला कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से किसी लड़की को पसंद करते थे, मगर वो लड़की मुअज़्ज़म की अम्मी को पसंद नहीं थी। मुअज़्ज़म ने मुझे इस लड़की की तस्वीर दिखाई और मेरा हमेशा इससे मुआवजा करते थे। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत थी, दूध जैसी शफ़ाफ़ रंगत इसकी जबकि मैं सांवली थी। वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि उन्होंने शादी सिर्फ़ अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से की है। मैं खामोश रहती थी क्योंकि इनके घरवाले मेरे साथ अच्छे से रहते थे। 1 साल जैसे-तैसे गुज़रा तो मौसम की अम्मी को फिर पोता-पोती की फ़िक्र सताने लगी और फिर जैसे-जैसे दिन गुज़रते बाकी घरवालों के रवैये भी बदलना शुरू हो गए थे। मैं इस पर भी खामोश हो गई थी। अपने घरवालों को कुछ ना बताया क्योंकि जानती थी कि अम्मी-अब्बू तो बाद में भाई मुझे एक पल भी वहाँ रहने नहीं देंगे। वैसे भी मिडल क्लास की लड़कियाँ अपनी सारी ज़िंदगी मुँह पर ताला लगा कर ही गुज़ार देती है। बोलते वक़्त हानिया के लबों पे एक तल्ख़ मुस्कुराहट आ गई, जिसे महसूस करके वजह ने एक पल में अपनी आँखें बंद कर ली। फिर अम्मी के कहने पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, खुद को कुछ टेस्ट भी करवाए, साथ में मुअज़्ज़म ने भी अपने टेस्ट करवाए। 2 साल बाद में उन्होंने भी आखिरकार समझौता कर ही लिया था और वो ज़्यादातर खामोश ही रहते थे। फिर जैसे मेरी रिपोर्ट्स आई तो पता चला मैं माँ नहीं बन सकती। इस दिन मुझे लगा मेरे रिश्ते की आखिरी आस भी टूट गई और साथ में रिश्ता भी, क्योंकि जैसे ही मौसम की अम्मी को पता चला, उन्होंने मौसम से कहा कि मुझे तलाक दे दे। मैंने इन्हें बहुत कहा कि ऐसा ना करें, चाहे तो दूसरी शादी कर लें, मगर वो नहीं माने और तलाक के बाद मुझे घर भेज दिया। मुझे तलाक याफ्ता के तौर पे देखकर अम्मी और पापा को बहुत दुःख हुआ, भाई को भी हुआ, मगर उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। फिर अचानक से भाभी का रवैया मेरे साथ बदल गया, क्योंकि इनका कहना था कि मैं एक बाँझ हूँ और मेरे साये की वजह से इनके यहाँ दूसरी कोई औलाद नहीं हुई। जब आपने मुझे शादी के लिए कहा तो इससे पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था, जो कि मेरी ममानी लाई थी। वो एक 65 साल का आदमी था, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी, बच्चे सारे शादीशुदा थे। मगर पापा और भाई ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं 23 साल की थी और वो 65 साल के बुज़ुर्ग। फिर आपने प्रपोज़ल दिया तो मैं इस वक़्त कबूल कर लेती, क्योंकि मुझे बस एक नाम चाहिए था, किसी का जिसके नाम के साए में ही मैं अपनी सारी ज़िंदगी काट लेती। मगर मना इसलिए किया कि अगर हाँ करती तो मेरे किरदार पर बात आती आती। लोग जाने कैसी-कैसी बातें बनाते जब सबको पता चलता। इसलिए आपसे कहा अपने वालिदैन को मेरे घर लाएँ और आप ले आए। सच माने बहुत मशहूर हो गई थी मैं आपकी। मानती हूँ कि मैंने मजबूर होकर भी आपके सामने शराइत रखी थी, वो भी इसलिए क्योंकि सच कहूँ तो यकीन नहीं आया था आप पर, मगर शादी के फ़ौरन बाद ही आप मुल्क से बाहर चले गए और मुझे आपकी गैर मौजूदगी में आपके घरवालों से घुलने-मिलने का मौका मिला। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, ख़ासकर हूर की वजह से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपसे शादी करके मैं हूर की माँ बन चुकी थी, जो कि शायद मेरी ज़िंदगी में नामुमकिन सी बात थी। कोई मुझे माँ कहे, ये उम्मीद मेरी टूट ही रही थी। क्या आपने मेरी गोद में अपनी बेटी दे दी। शुक्रगुज़ार थी आपकी, कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी आपसे, मगर दादू ने कहा था अगर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आपकी नज़रों में नहीं आऊँगी तो आप दूसरी शादी कर लोगे। मुझे दूसरी शादी पे कोई एतराज़ नहीं था, क्यों मुझे आपकी खुशी अज़ीज़ थी। बस डर था कि कहीं दूसरी बीवी के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, तो मुझसे दादू, मम्मा, पापा, नीलम और सबसे ख़ास हूर छिन जाएगी, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस फिर दादू के कहने पर ही मैंने आपके सामने अपना स्टैंड लेना शुरू किया और यकीन मानिए इस वक़्त मुझे ये लगने लगा था कि मैं दोबारा से ज़िंदा हो गई हूँ। फिर अचानक से आप में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। आपको मुझे देखना, मुझसे बातें करना मुझे अच्छा लगता था, मगर फिर अगले पल आप ऐसे हो जाते जैसे मुझे जानते ही ना हो। ना चाहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे दूरी बना के रखनी चाहिए। मगर आपकी गुर्बत में मैं हमेशा खुद से किए गए वादे भूल जाती थी और खुश हो जाया करती थी। मगर एक बात मुझे कभी समझ नहीं आती कि मौसम जैसे आम इंसान को मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखी, तो आप तो फिर शहज़ादों जैसे आन-बान रखने वाले को मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? ना तो मैं खूबसूरत हूँ, ना ही मुझ में ऐसी कोई बात है, जो मुझे औरों से अलग दिखती है, तो फिर आपने मुझ में क्या देखा? वजह जो उसकी सारी बात पर खामोशी से सुन रहा था, आखिरी बात में से इसके सर पे हल्की सी झपक तक आई। सही कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम, जो खुद को इतना गैर रहम और मामूली समझती हो। देखो मैं नहीं जानता कि मैं क्या वाक़ई शहज़ादों जैसा आन-बान रखने वाला इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है वैसे, मगर ज़ाहिरी खूबसूरती तो आजकल चंद नोट खर्च करने से भी मिल जाती है। लेकिन तुम्हारा बातिन खूबसूरत है, जो कि तुम्हें सबसे मुनफ़रिद बनाता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे घरवाले तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा दिल खूबसूरत है। तुम्हारी ये सुनहरी चमकती हुई रंगत किसी भी दूधिया रंगत को बहुत आसानी से मात दे सकती है। ये काली शफ़ाफ़ आँखें किसी का भी दिल चुरा सकती है। मासूमियत है तुम्हारे चेहरे पर, जो हर किसी को लुभाती है। खूबसूरत दिल है तुम्हारा, जिसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है।
खुश होती हो तो और खिल जाती हो, नाराज़ होती हो तो छोटी सी बिल्ली लगती हो, वो भी सुर्ख बिल्ली। वजाहत ने ये बोलते हुए वक्त हानिया की नाक दबाई। जब गुस्सा करती हो तो लबों को आपस में ज़ोर से भींच देती हो, जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। फिर ये बोलते हुए वजाहत ने हानिया के लबों को छुआ उंगली से। जब हूर के साथ खेलती हो तो कहीं से भी इसकी माँ नहीं लगती, बल्कि इसी की तरह छोटी बच्ची मालूम होती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे लिए तुम हमारी बेटी की माँ हो, और अगर रब ने चाहा तो सब मुमकिन है। हानिया वजाहत को गले लगाकर फूट फूट कर रोती। आज उसके दिल से तमाम मैल धुल चुके थे, सारे सवालात के जवाब मिल चुके थे, सारे अंदेशे दूर हो गए थे, मोहब्बत की आगाज़ हो चुकी थी। जब आगाज़ में इतनी शिद्दत थी तो आगे का तो हानिया सोच भी नहीं सकती थी। वजाहत ने हानिया को खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए। सच कहूँ तो रोते हुए भी बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हें दुनिया से छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझ जैसे मजबूत ऐसा आपके मालिक का ये हाल है तो दुनिया तो भरी पड़ी है दिल फेंक आशिकों से। और इस बात से मैं कोई बैंड नहीं कि तुम्हें बुरी नज़र से देखने वाले की मैं आंखें भी निकाल सकता हूँ, और इस दुनिया से इसे फ़ना भी कर सकता हूँ, मगर करना नहीं चाहता, क्योंकि खौफे खुदा है मुझ में, इसलिए कभी कभी तुम पर रोक टोक करता हूँ, क्योंकि तुम पर अपना हक रखता हूँ। वजाहत की आंखों में हानिया ने देखा तो इसे नमी सी महसूस हुई। जैसी नमी बाहर आने लगी, हानिया ने इस नमी को ही अपने लबों से चूम लिया था।